हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग स्पेक्ट्रम के यूनिट 8 से चैप्टर 23 को कवर करने वाले हैं। चैप्टर 23 में हम लोग डिस्कस करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज और पाकिस्तान की मांग। सबसे पहले बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। तो जितनी चीज़ें दी हुई है एज इट इज़ मैं वैसी चीज़ें समझाने वाली हूँ, क्योंकि बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में स्टोरी की तरीके से बताई गई है और बिल्कुल स्टोरी के तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। बस इसको ध्यान से सुनना है। क्रिप्स मिशन की वापस लौटने के उपरांत गांधी जी ने एक प्रस्ताव तैयार किया था, जिसमें अंग्रेज़ों ने तुरंत ही भारत छोड़ने और जापानी आक्रमण होने पर भारतीयों से अहिंसक असहयोग का आह्वान किया था। कांग्रेस कार्य समिति ने वर्धा की अपनी बैठक, जो कि 14 जुलाई 1942 में हुआ था, इस बैठक में संघर्ष के गांधीवादी प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दे दी। क्रिप्स मिशन के वापस लौटने के बाद गांधी जी ने एक प्रस्ताव तैयार किया था, जिसमें कि अंग्रेज़ों से तुरंत भारत छोड़ने को और जापानी आक्रमण होने पर भारतीयों से अहिंसक असहयोग का क्या किया था, आह्वान किया था। और 14 जुलाई 1942 में जो वर्धा की बैठक हुई थी, उसमें संघर्ष के गांधीवादी प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दे दी कांग्रेस कार्य समिति ने। संघर्ष क्यों अपरिहार्य हो गया? इसके कई कारण थे। संघर्ष के अपरिहार्य के कई कारण थे। क्या क्या कारण थे? संवैधानिक गतिरोध को हल करने में क्रिप्स मिशन की असफलता ने संवैधानिक विकास के मुद्दे पर ब्रिटेन के अपरिवर्तित रुख को उजागर कर दिया था। ब्रिटेन के अपरिवर्तित जो रुख थे उसको उजागर कर दिया था, और ये बात स्पष्ट हो गई थी कि भारतीयों की ज़्यादा समय तक चुप्पी उनके भविष्य को ब्रिटेन के हाथों में सौंपने के समान होगी। इससे अंग्रेज़ों को भारतीयों से विचार विमर्श किए बिना उसके भविष्य निर्धारण का अधिकार मिल जाएगा। ब्रिटेन को इस संवैधानिक गतिरोध को हल करने में क्या कारण थे कि संवैधानिक गतिरोध को हल करने में क्रिप्स मिशन की असफलता ने संवैधानिक विकास के मुद्दे पर ब्रिटेन के अपरिवर्तित रुख को उजागर कर दिया, और ये बात स्पष्ट हो गई थी कि भारतीयों की ज़्यादा समय तक चुप्पी उनके भविष्य को ब्रिटेन के हाथों में सौंपने के समान होगी। इससे क्या होगा? अंग्रेज़ों को भारतीयों से विचार विमर्श किए बिना उनके भविष्य निर्धारण का अधिकार मिल जाएगा। और क्या कारण थे? मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि और चावल, नमक इत्यादि आवश्यक वस्तुओं के अभाव के कारण सरकार के विरुद्ध जनता में तीव्र असंतोष था। सरकार ने बंगाल और उड़ीसा की नावों को जापानियों के द्वारा दुरुपयोग किए जाने के भय से जब्त कर लिया था, जिससे कि स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा था। जापानी आक्रमण के भय से ब्रिटेन ने असम, बंगाल और उड़ीसा में दमनकारी एवं भेदभावपूर्ण भूनीति का सहारा लिया। जापानी आक्रमण के भय से ब्रिटेन ने बंगाल, असम और उड़ीसा में दमनकारी और भेदभावपूर्ण भूनीति का सहारा लिया। दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटेन की पराजय और शक्तिशाली ब्रिटेन के पतन के समाचार ने असंतोष को व्यक्त करने की इच्छा शक्ति भारतीयों में जगाई। असंतोष को व्यक्त करने की इच्छा शक्ति भारतीयों में जगाई। ब्रिटिश शासन के स्थायित्व से लोगों की आस्था कम होने लगी और लोग डाकघरों और बैंकों से अपना रुपया वापस निकालने लगे। उधर बर्मा और मलाया को खाली करने के ब्रिटिश सरकार के तौर तरीके से काफ़ी असंतोष फैल गया। सरकार ने यूरोपियों की बस्तियां खाली करा दी और स्थानीय निवासियों को उनके भाग्य के भरोसे छोड़ दिया। यहाँ दो तरह की सड़कें बनाई गई। एक तो भारतीय शरणार्थियों के लिए काली सड़क और यूरोपीय शरणार्थियों के लिए सफ़ेद सड़क, दो तरह की सड़कें बनाई गई। ब्रिटिश सरकार की इन हरकतों से अंग्रेज़ों की प्रतिष्ठा को गहरा आघात लगा और उनकी सर्वश्रेष्ठता की मनोवृत्ति उजागर हो गई। निराशा के कारण जापानी आक्रमण का जनता द्वारा कोई भी प्रतिरोध न किए जाने की आशंका से राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं को संघर्ष शुरू करना अपरिहार्य लगने लगा। तो इसीलिए ये अपरिहार्य था। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक, ग्वालियर टैंक बम्बई। ग्वालियर टैंक में 8 अगस्त 1942 को आयोजित इस बैठक में अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया।
ग्वालियर टैंक में 8 अगस्त 1942 को आयोजित एक बैठक थी जिसमें कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का प्रस्ताव किया गया और घोषणा की गई कि भारत में ब्रिटिश शासन को तुरंत समाप्त किया जाए। घोषणा की गई स्वतंत्र भारत सभी प्रकार की फासीवाद एवं साम्राज्यवादी शक्तियों से स्वयं की रक्षा करेगा तथा अपनी अक्षुण्णता को बनाए रखेगा। अंग्रेजों की वापसी के पश्चात कुछ समय के लिए अस्थायी सरकार की स्थापना की जाएगी। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन किया जाएगा। गांधी जी को संघर्ष का नेता घोषित किया गया। तो ये सारी घोषणाएं की गई। ठीक है। विभिन्न वर्गों को गांधी जी के द्वारा क्या निर्देश दिए गए? हालांकि गांधी जी के द्वारा इन निर्देशों की घोषणा कांग्रेस की ग्वालियर टैंक बैठक में ही कर दी गई थी, लेकिन उस समय इन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया था। बैठक में कर दी गई थी, लेकिन इसे सार्वजनिक नहीं किया गया था। इनके तहत समाज के विभिन्न वर्गों को गांधी जी ने विभिन्न निर्देश दिए गए थे। क्या निर्देश दिए थे? सरकारी सेवक त्यागपत्र नहीं दें, लेकिन कांग्रेस से अपनी राजभक्ति घोषित कर दे। सरकारी सेवक जो थे वो उनको निर्देश दिया गांधी जी ने कि वो त्यागपत्र नहीं दे, लेकिन कांग्रेस से अपनी राजभक्ति घोषित कर दे। सैनिक क्या करे? सेना से त्यागपत्र नहीं दे, लेकिन अपने सहयोगियों एवं भारतीयों पर गोली नहीं चलाए। छात्र क्या करे? यदि आत्मविश्वास की भावना हो तो शिक्षण संस्थाओं में जाना बंद कर दे और पढ़ाई छोड़ दे। कृषक क्या करे? यदि जमींदारी सरकार विरोधी हो तो पारस्परिक सहमति के आधार पर तय किया गया लगान अदा करते रहें, लेकिन यदि जमींदार सरकार समर्थक हो तो लगान अदा करना बंद कर दे। कृषक यदि जमींदार सरकार विरोधी हो, जमींदार जो है अगर सरकार विरोधी हो तो पारस्परिक सहमति के आधार पर तय किया गया लगान को अदा करे, लेकिन यदि जमींदार सरकार समर्थक हो, यदि सरकार विरोधी हो तो आप सहमति के आधार पर दे लगान अदा कर सकते हैं जितना फिक्स है, लेकिन अगर वो सरकार समर्थक हो तो लगान अदा करना बंद कर दे। राजे महाराजे क्या करें? जनता को सहयोग करें और अपनी प्रजा की संप्रभुता को स्वीकार करें। देशी रियासतों के लोग क्या करें? शासकों का सहयोग तभी करें जब वो सरकार विरोधी हो और सभी स्वयं को राष्ट्र का एक अंग घोषित करें। तो ये सारी चीज़ें निर्देश दिया था गांधी जी। इस अवसर पर गांधी जी ने लोगों से कहा था कि एक मंत्र है, छोटा सा मंत्र है जो मैं आपको देता हूँ, उसे आप अपने हृदय में अंकित कर सकते हैं और प्रत्येक सांस के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। ये मंत्र है, करो या मरो। करो या मरो, या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या फिर इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे। अपनी गुलामी का स्थायित्व देखने के लिए हम जिंदा नहीं रहेंगे। इसके बाद आंदोलन का प्रसार हुआ। गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सांगठनिक कार्यों और लगातार प्रसार अभियान से आंदोलन का वातावरण निर्मित कर चुके थे, लेकिन सरकार ना तो कांग्रेस से किसी तरह के समझौते के पक्ष में थी और ना ही वो आंदोलन की औपचारिक शुभारंभ की प्रतीक्षा कर सकती थी। फलतः क्या हुआ कि उसने गिरफ्तारी और दमन के निर्देश जारी कर दिए। 9 अगस्त को सुबह ही सभी महत्वपूर्ण कांग्रेसी नेताओं को बंदी बना लिया गया और अज्ञात स्थानों पर ले जाया गया। इन शीर्षस्थ नेताओं की गिरफ्तारी से आंदोलन की बागडोर युवा उग्रवादी तत्वों के हाथों में आ गई। इसके बाद तो जन विद्रोह होना ही था। जनता ने सरकारी सत्ता के प्रतीकों पर आक्रमण किया और सरकारी भवनों पर बलपूर्वक तिरंगा फहराया। सत्याग्रहियों ने गिरफ्तारियां दी, पुल उड़ा दिए और रेलों की पटरियां उखाड़ दी गई और तार और टेलीफोन की जो लाइनें थी उन्हें काट दी गई। शिक्षण संस्थाओं में छात्रों ने हड़ताल कर दिया। छात्र के द्वारा जुलूस निकाले गए, उन्होंने गैर कानूनी पर्चे लिखे, जगह जगह पर उन्हें बांटने लगे और भूमिगत कार्यकर्ताओं के लिए संदेश वाहक का कार्य किया। अहमदाबाद, बम्बई, जमशेदपुर, अहमदनगर और पूना में मजदूरों ने भी हड़ताल कर दिया। भूमिगत गतिविधियां क्या हुई? भूमिगत गतिविधियों के संचालन का कार्य मुख्यतः समाजवादी फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्य, गांधी आश्रम के अनुयायी और क्रांतिकारियों के हाथ में रहा था। भूमिगत गतिविधियों का जो संचालन का जो कार्य था वो मेनली समाजवादी फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्य, गांधी आश्रम के जो अनुयायी थे उनके पास था, क्रांतिकारियों के पास था। बम्बई, पूना, सतारा, बड़ौदा और गुजरात के अन्य भाग, कर्नाटक, केरल, आंध्र, संयुक्त प्रांत, बिहार और दिल्ली इन गतिविधियों के प्रमुख केंद्र थे। राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण,
अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, बीजू पटनायक, छोटू भाई पुराणिक, अच्युत पटवर्धन, सुचेता कृपलानी और आरपी गोयंका भूमिगत गतिविधियां संचालित करने वाले अग्रगण्य नेताओं में से थे। उषा मेहता ने बम्बई में भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना की थी। उषा मेहता ने मुंबई में रेडियो स्टेशन की स्थापना की। भूमिगत गतिविधियों में संलग्न लोगों को व्यापक सहयोग मिल रहा था। उन्हें बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद दिया गया। इन आंदोलनकारियों का मुख्य उद्देश्य ये होता था कि सरकारी भवन, संचार और यातायात के जो माध्यम थे और अन्य सरकारी प्रतिष्ठान पर हमले किए जाएं और जो भी व्यक्ति सरकार के समर्थक हैं या फिर सरकार के लिए जासूसी करते हैं उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाए। समानांतर सरकारें। भारत छोड़ो आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि देश के कई स्थानों पर समानांतर सरकारों की स्थापना की गई। बलिया में अगस्त 1942 में केवल एक सप्ताह के लिए यहाँ पे बलिया में चित्तो पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई। उनकी सरकार ने स्थानीय जिलाधिकारी से शासन के सभी अधिकार छीन लिए और जेल में बंद सभी कांग्रेस नेताओं को रिहा कर दिया। तामलुक में मिदनापुर में दिसंबर 1942 से सितंबर 1944 तक तामलुक यहाँ की जो जातियाँ सरकार ने तूफान पीड़ितों की सहायता करने के लिए कार्यक्रम शुरू किया। यहाँ की जातीय सरकार ने तूफान पीड़ितों की सहायता के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किया। स्कूलों को अनुदान दिए, धनी लोगों का अतिरिक्त धन गरीबों में बांटा और एक सशस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन किया। ठीक है, तामलुक में, कहाँ पे? मिदनापुर में। सतारा में 1943 के मध्य से 1945 तक सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी सतारा में। यहाँ पे प्रति सरकार के नाम से समानांतर सरकार स्थापित की गई। सरकार की स्थापना में वाईबी चौहान और नाना पाटिल इत्यादि की प्रमुख भूमिका थी। सरकार के कार्यों में ग्रामीण पुस्तकालयों की स्थापना, न्यायदान मंडलों ये न्यायदान मंडल जो कि जन अदालत हुआ करती थी, इसका गठन, शराबबंदी अभियान और गांधी विवाहों का आयोजन जैसे कार्य सम्मिलित थे। भारत छोड़ो आंदोलन में आम जनता ने आंदोलनकारियों को अभूतपूर्व सहयोग प्रदान किया। समाज का कोई भी वर्ग सहायता एवं समर्थन देने में पीछे नहीं रहा था। उद्योगपतियों इसमें अनुदान, प्रश्रय और अन्य वस्तुओं के रूप में सहयोग दिया। छात्रों ने संदेशवाहक के रूप में सहयोग दिया। सामान्य ग्रामीणों ने सरकारी अधिकारियों को आंदोलनकारियों के संबंध में सूचनाएं देने से इनकार कर दिया। सामान्य ग्रामीण जो लोग थे, ट्रेन चालकों ने ट्रेन में बम और अन्य आवश्यक वस्तुएं ले जा कर के रख दिए और पुलिस एवं सरकारी अधिकारी सभी ने आंदोलनकारियों को पूर्ण सहयोग प्रदान किया। आंदोलन में जनता की क्या भागीदारी रही थी उसे हम समझते हैं अब। भारत छोड़ो आंदोलन में जनता की भागीदारी कई स्तर पर थी। युवा की भागीदारी थी कि मुख्य रूप से ये स्कूल और कॉलेज के छात्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाई थी। महिलाएं, मुख्यतः स्कूल और कॉलेज की छात्राओं ने आंदोलन में सक्रियता से भाग लिया था। अन्य महिलाओं में अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी और उषा मेहता के नाम प्रमुख हैं, तीनों महिलाओं का नाम। किसान की बात करें तो पूरे देश के किसान इस आंदोलन की जान थे। किसान चाहे अमीर हो या फिर गरीब, सभी ने आंदोलन में ऐतिहासिक भागीदारी निभाई। यहाँ तक कि कुछ जमींदारों ने भी आंदोलन में भाग लिया था, विशेष करके दरभंगा के राजा जो कि काफ़ी बड़े जमींदार भी थे। किसानों ने केवल ब्रिटिश सत्ता के प्रतीकों को ही नहीं अपना निशाना बनाया और जमींदारों के विरुद्ध उन्होंने कई हिंसा प्रदर्शित नहीं की। किसानों ने केवल ब्रिटिश सत्ता के प्रतीकों को ही अपना निशाना बनाया और जमींदारों के विरुद्ध उन्होंने कोई भी हिंसा प्रदर्शित नहीं की। बंगाल के मिदनापुर में, बिहार, महाराष्ट्र के सतारा, आंध्र, गुजरात, केरल और यूपी किसानों की गतिविधियों के प्रमुख केंद्र थे। सरकारी अधिकारी की बात करें तो विशेष रूप से प्रशासन एवं पुलिस के निचले तबके से संबद्ध अधिकारी शामिल थे। इन्होंने भी आंदोलन में महत्वपूर्ण सहयोग दिया। फलतः इस तबके के सरकार अधिकारियों से सरकार का विश्वास समाप्त हो गया। मुसलमान की बात करें तो इन्होंने भूमिगत आंदोलनकारियों को प्रश्रय प्रदान किया। आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक हिंसा का नामो निशान नहीं था। कम्युनिस्ट
वैसे तो इनका निर्णय आंदोलन का बहिष्कार करना था, फिर भी स्थानीय स्तर पर सैकड़ों कम्युनिस्टों ने आंदोलन में भाग लिया था। देशी रियासतें इनका सहयोग सामान्य था। सरकारी दमन किस तरीके से हुआ? आंदोलनकारियों के विरुद्ध सरकार ने दमन की नीति का सहारा लिया और वो आंदोलन को पूर्ण रूपेण कुचल देने की नीति पर उतर आई थी। वैसे तो मार्शल लॉ नहीं लागू किया गया था, लेकिन सरकार की दमनात्मक कार्रवाई अत्यंत गंभीर थी। प्रदर्शनकारियों पर निर्दयतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और गोलियां बरसाई गई। अनुमानतः 10,000 लोग मारे गए। सरकार ने प्रेस पर हमला बोल दिया और कई समाचार पत्रों पर पाबंदी लगा दी। सेना ने कई शहरों को अपने नियंत्रण में ले लिया और पुलिस और गुप्तचर सेवाओं का साम्राज्य कायम हो गया। विद्रोही गांवों पर भारी जुर्माने लगाए गए और लोगों को सार्वजनिक रूप से कोड़े लगाए गए। तो इस तरीके से सरकारी दमन हुआ। अब समझते हैं भारत छोड़ो आंदोलन को। इसका मूल्यांकन करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के मुख्य केंद्र कौन कौन से थे? पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मिदनापुर, महाराष्ट्र और कर्नाटक। छात्र, मजदूर और कृषक आंदोलन की रीढ़ थे, जबकि उच्च वर्ग और नौकरशाही आंदोलन में तटस्थ बनी रही। सरकार के प्रति निष्ठा रखने वाले तत्वों को आंदोलनकारियों ने देशद्रोही माना। आंदोलन से ये स्पष्ट हो गया कि भारतीयों में राष्ट्रवादी की भावना काफ़ी गहराई तक घर कर चुकी है। आंदोलन से ये बात भी स्पष्ट हो गई कि भारतीयों की इच्छा के विरुद्ध भारत पर अब और अधिकार शासन करना संभव नहीं है। पूर्ववर्ती जो आंदोलन हुए थे उसकी तुलना में इस आंदोलन में स्वतः स्फूर्ता का तत्व कहीं ज़्यादा था। वैसे तो असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दोनों चरणों में भी कांग्रेस ने स्वतः स्फूर्त तत्वों के विकास की संभावनाओं को अवसर प्रदान किया था, लेकिन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में ये तत्व तुलनात्मक रूप से काफ़ी अधिक था। गांधीवादी जन आंदोलन की रणनीति ये थी कि शीर्ष नेतृत्व कार्यक्रम की योजना बना देता था और उसका कार्यान्वयन जनता और स्थानीय स्तर के कार्यकर्ताओं के हाथों में छोड़ दिया जाता था। वैसे तो इस नेतृत्व को आंदोलन छोड़ने का अवसर न मिल पाने के कारण भारत छोड़ो आंदोलन की रूपरेखा स्पष्ट नहीं की गई थी। वैसे तो नेतृत्व को आंदोलन छोड़ने का अवसर मिल पाने के कारण भारत छोड़ो आंदोलन की रूपरेखा स्पष्ट नहीं की गई थी, लेकिन एक बार जब कांग्रेस नेतृत्व और गांधी जी ने आंदोलन को परिभाषित कर दिया, सभी लोग उत्प्रेरित होकर के आंदोलन से जुड़ गए। इसके अतिरिक्त कांग्रेस भी सैद्धांतिक, राजनीतिक और संगठनात्मक तौर पर काफ़ी लंबे समय से इस संघर्ष की तैयारी कर रही थी। भारत छोड़ो आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि स्वतंत्रता संघर्ष के एजेंडे में भारत को तुरंत आज़ादी दिए जाने की मांग को सम्मिलित किया गया था। इस आंदोलन के बाद कांग्रेस का नेतृत्व और भारतीय इस मांग के संदर्भ में कभी भी नरम नहीं पड़े। इस आंदोलन के बाद कांग्रेस का नेतृत्व और भारतीय जो थे वो इस मांग के संदर्भ में कभी भी नरम नहीं पड़े। इस आंदोलन में जनसामान्य की भागीदारी अप्रत्याशित थी। लोगों ने अदम्य साहस और राष्ट्रभक्ति का परिचय दिया। उन्होंने जो प्रताड़ना सही वो अत्यंत बर्बर और अमानवीय थी और संघर्ष की परिस्थितियां भी उनके प्रतिकूल थी, लेकिन आंदोलन के हर मोर्चे पर जनता ने अत्यंत सराहनीय भूमिका निभाई और आंदोलनकारियों को पूर्ण समर्थन और सहयोग प्रदान किया। गांधी जी का उपवास। सरकार गांधी जी पर लगातार ये दबाव डाल रही थी कि वो आंदोलन के दौरान हो रही व्यापक हिंसा के लिए आंदोलनकारियों की निंदा करें, लेकिन गांधी जी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और तर्क दिया कि इस हिंसा के लिए सरकारी की दमनकारी नीतियां ही उत्तरदायी हैं। गांधी जी ने इस सरकारी दमन के विरोध में फरवरी 1943 में 21 दिन का उपवास प्रारंभ कर दिया। 1943 में कितने दिन का? 21 दिन का। गांधी जी के उपवास की खबर से पूरे देश में आक्रोश फैल गया। देश भर में प्रदर्शन, हड़ताल और जुलूस का आयोजन किया गया। विदेशों में भी गांधी जी के उपवास की खबर से व्यापक प्रतिक्रिया हुई और सरकार से उन्हें तुरंत रिहा करने की मांग की गई। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से 3 सदस्य ने त्यागपत्र दे दिया।
गांधी जी के उपवास से क्या क्या उपलब्धियां हासिल हुई? जनता के मनोबल में वृद्धि हुई, ब्रिटिश विरोधी भावनाएं और प्रखर हो गई, इसने राजनीतिक गतिविधियों के संचालन को नया अवसर प्रदान किया, सरकार की सर्वोच्चता और दंभ की प्रवृत्ति का खुलासा हो गया। सरकार गांधी जी से किसी भी तरह का समझौता करने के पक्ष में नहीं था और वो ये मान करके चल रही थी कि उपवास के कारण गांधी जी की मृत्यु हो जाएगी और उसकी साम्राज्यवादी जो नीतियां था उसका सबसे बड़ा कंटक दूर हो जाएगा। लेकिन गांधी जी ने हमेशा की तरह अपने विरोधियों को मात दे दिया और मरने से इनकार कर सरकारी मंसूबों पर पानी फेर दिया। सरकारी मंसूबों पर क्या कर दिया? पानी फेर दिया। मरे नहीं, 21 दिन का उपवास क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA की स्थापना का विचार सर्वप्रथम मोहन सिंह के मन में मलाया में आया था। मोहन सिंह के मन में मलाया में आया। मोहन सिंह ब्रिटिश सेना के एक भारतीय सैन्य अधिकारी थे, लेकिन कालांतर में उन्होंने साम्राज्यवादी ब्रिटिश सेना में सेवा करने के स्थान पर जापानी सेना की सहायता से अंग्रेजों को भारत से निष्कासित करने का निश्चय किया। प्रथम चरण में जापानी सेना ने जब भारतीय युद्ध बंदियों को मोहन सिंह को सौंपना शुरू कर दिया तो वो उन्हें आज़ाद हिंद फौज में भर्ती करने लगे। सिंगापुर के जापानियों के हाथ में आने के बाद मोहन सिंह को 45,000 युद्धबंदी प्राप्त हुए। ये घटना अत्यंत महत्वपूर्ण थी। 1942 के अंत तक इनमें से 40,000 लोग आज़ाद हिंद फौज में शामिल होने को राजी हो गए। आज़ाद हिंद फौजी के अधिकारियों ने निश्चय किया कि वो कांग्रेस और भारतीयों द्वारा आमंत्रित किए जाने के बाद ही कार्रवाई करेंगे। बहुत से लोगों का ये भी मानना था कि आज़ाद हिंद फौज के कारण जापान दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीयों से दुर्व्यवहार नहीं करेगा या फिर भारत पर अधिकार करने के बारे में नहीं सोचेगा। भारत छोड़ो आंदोलन ने आज़ाद हिंद फौज को एक नई ताकत प्रदान की। मलाया में ब्रिटेन के विरुद्ध तीव्र प्रदर्शन किए गए। 1 सितंबर 1942 को 16,300 सैनिकों को लेकर के 1 सितंबर 1942 को आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीज़न का गठन किया गया। इस समय तक जापान ये योजना बनाने लगा था कि भारत पर आक्रमण किया जाए। भारतीय सैनिकों के संगठित होने से जापान अपनी योजना को मूर्त रूप देने के लिए उत्साहित हो गया। लेकिन दिसंबर 1942 आते आते आज़ाद हिंद फौज की भूमिका के प्रश्न पर मोहन सिंह और अन्य भारतीय सैन्य अधिकारियों और जापानी अधिकारियों के बीच में तीव्र मतभेद पैदा हो गए। दरअसल जापानी अधिकारियों की मंशा थी कि भारतीय सेना प्रतीकात्मक हो और उसकी संख्या 2000 तक सीमित रखी जाए, लेकिन मोहन सिंह का उद्देश्य 2 लाख सैनिकों की फौज तैयार करने का था। मोहन सिंह का उद्देश्य था। दूसरे चरण में आज़ाद हिंद फौज का द्वितीय चरण जो था वो 2 जुलाई 1943 को हुआ। तो दूसरे चरण में 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस के सिंगापुर पहुंचने पर प्रारंभ हुआ। इससे पहले गांधी जी से मतभेद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था और 1940 में फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से एक नए दल का गठन किया था। गांधी जी और उनके मत में काफ़ी परिवर्तन था, भिन्नता था, ठीक है। तो इसलिए क्या किया, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। मार्च 1941 में वो भारत से भाग निकले, जहां उन्हें नज़रबंद बना करके रखा गया था। भारत से पलायन के बाद उन्होंने रूसी नेताओं से मुलाकात कर ब्रिटेन के विरुद्ध सहायता देने की मांग की। जब जून 1941 में सोवियत संघ में मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में शामिल हो गया तो सुभाष चंद्र बोस जर्मनी चले गए। तत्पश्चात वहां से फरवरी 1943 में वे जापान पहुंचे। उन्होंने जापान से ब्रिटेन के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष प्रारंभ की मांग की। जुलाई 1943 में सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचे, जहां पे रास बिहारी बोस और अन्य लोगों ने उनकी मदद की। यहाँ पे दक्षिण पूर्व एशिया में निवास करने वाले भारतीयों और बर्मा, मलाया और सिंगापुर के भारतीय युद्धबंदियों ने उन्हें महत्वपूर्ण सहायता पहुंचाई। अक्टूबर 1943 में उन्होंने सिंगापुर में अस्थायी भारतीय सरकार का गठन किया। सिंगापुर के अतिरिक्त रंगून में भी इसका मुख्यालय बनाया गया। धूरी राष्ट्रों ने इस सरकार को मान्यता प्रदान कर दी। धूरी राष्ट्रों ने सैनिकों को गहन प्रशिक्षण दिया गया और फौज के लिए धन एकत्रित किया गया। नागरिकों को भी सेना में भर्ती किया गया। स्त्री सैनिकों का भी एक दल बनाया गया और उसे
रानी झांसी रेजिमेंट का नाम दिया गया। जुलाई 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी से भारत की स्वाधीनता के अंतिम युद्ध के लिए आशीर्वाद मांगा। सुभाष चंद्र बोस ने जुलाई 1944 में शाहनवाज के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज की एक बटालियन जापानी फौज के साथ भारत बर्मा सीमा पर हमले में भाग लेने के लिए इम्फाल भेजी गई। शाहनवाज के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज की एक बटालियन को जापानी फौज के साथ में भारत बर्मा सीमा पर हमले में भाग लेने के लिए इम्फाल भेजी गई, लेकिन यहाँ भारतीय सैनिकों से दुर्व्यवहार किया गया। इम्फाल में उन्हें न केवल रसद और हथियारों से वंचित किया गया, बल्कि जापानी सैनिकों के निम्न स्तरीय काम करने के लिए बाध्य किया गया, छोटे छोटे काम करने के लिए। इससे भारतीय सैनिकों का मनोबल टूट गया। इम्फाल अभियान की विफलता और जापानी सैनिकों के पीछे लौटने से इस बात की उम्मीद समाप्त हो गई थी कि आज़ाद हिंद फौज भारत को स्वाधीनता दिला सकती है। जापान के द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण करने के बाद जब आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को युद्ध बंदी के रूप में भारत लाया गया और उन्हें कठोर दंड देने का प्रयास किया गया, तो भारत में उनके बचाव में एक सशस्त्र जन आंदोलन प्रारंभ हो गया। 1943 का अकाल। इस अकाल में सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र दक्षिण पश्चिमी बंगाल का क्षेत्र था, जिसमें कि तामलुक, कोंताई, डाउमंड, हार्बर क्षेत्र, ढाका, फरीदपुर, तिपेरा और नोआखाली शामिल थे। अनुमान है कि इस मानव निर्मित भीषण अकाल में 15 से 30 लाख लोग काल के ग्रास बन गए। मरने वाले में अधिकांशतः महामारी, मलेरिया से, हैजा से, चेचक से, कुपोषण और भूख के कारण मारे गए। इस भयानक दुर्भिक्ष के लिए निम्न कारण उत्तरदायी थे। कौन कौन से कारण? युद्ध प्रचार एवं युद्ध व्यय के कारण खाद्यान्नों की आपूर्ति बंद हो गई। बर्मा और दक्षिण पूर्वीय एशिया से चावल का आयात बंद हो गया। राहत कार्य विलंब से प्रारंभ हुए और वे जो हैं पर्याप्त नहीं थे। केंद्रीय सरकार ने इसे प्रांतीय जिम्मेदारी कहकर के कोई भी सहायता नहीं की। सहायता कार्य मुख्यतः बड़े शहरों में ही चलाया गया, छोटे शहरों में नहीं। धन के अभाव के कारण सहायता कार्य सीमित रहे थे। इन सभी कारणों से दुर्भिक्ष की भयंकरता बढ़ गई। राजगोपालाचारी फॉर्मूला 1944। इस बीच संवैधानिक गतिरोध को हल करने के प्रयास बराबर चल रहे थे। इसी परिप्रेक्ष्य में कुछ व्यक्तिगत प्रयास भी समस्या के समाधान के लिए किए गए। व्यक्तिगत स्तर पर गतिरोध को हल करने के लिए कुछ सुझाव दिए गए और प्रस्ताव पेश किया गया। क्या? इसी तरह का व्यक्तिगत स्तर पर एक प्रयास कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी राजगोपालाचारी ने किया। राजगोपालाचारी ने कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य सहयोग बढ़ाने के लिए 10 जुलाई 1944 को एक फार्मूला प्रस्तुत किया, जिसे उन्हीं के नाम पर राजगोपालाचारी फार्मूला के नाम से जाना जाता है। ये फार्मूला अप्रत्यक्ष रूप से पृथक पाकिस्तान की अवधारणा का ही प्रस्ताव था। गांधी जी ने इस फार्मूले का समर्थन किया। इस फार्मूले की मुख्य विशेषता थी मुस्लिम लीग भारतीय स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करे। मुस्लिम लीग भारतीय स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करे। प्रांत में अस्थायी सरकारों की स्थापना के कार्य में मुस्लिम लीग कांग्रेस की सहायता करे। युद्ध की समाप्ति के बाद एक कमीशन उत्तर पूर्वीय और उत्तर पश्चिमी भारत में उन क्षेत्रों को निर्धारित करे जहां पे मुसलमान स्पष्ट बहुमत में हैं। इस क्षेत्र में जनमत सर्वेक्षण कराया जाए और उसके आधार पर ये तय किया जाए कि वे भारत से पृथक होना चाहते हैं या फिर नहीं। देश की विभाजन की स्थिति में आवश्यक विषयों प्रतिरक्षा, वाणिज्य, संचार और आवागमन इत्यादि के संबंध में दोनों के बीच में कोई भी संयुक्त समझौता हो जाए। वे बातें उसी स्थिति में स्वीकृत होगी जब ब्रिटेन भारत को पूरी तरह से स्वतंत्र कर देगा। तो ये सारी विशेषताएं थी इस फॉर्मूले की। जिन्ना की आपत्ति। जिन्ना की क्या आपत्ति थी? जिन्ना चाहते थे कि कांग्रेस द्विराष्ट्र सिद्धांत को स्वीकार कर ले। उन्होंने ये भी मांग किया कि उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में केवल मुसलमानों को ही मत देने का अधिकार दिया जाए, ना कि पूरी जनसंख्या को।
उन्होंने केंद्र में साझा सरकार के गठन के विचार का विरोध किया। हालांकि कांग्रेस भारतीय संघ की स्वतंत्रता के लिए मुस्लिम लीग को पूर्ण सहयोग प्रदान किए जाने पर सहमत थी, लेकिन लीग ने भारतीय संघ की स्वतंत्रता की मांग पर कोई भी ध्यान नहीं दिया और उसका संपूर्ण ध्यान केवल पृथक पाकिस्तान की मांग पर केंद्रित था। हिंदू नेताओं जैसे वीर सावरकर ने राजगोपालाचारी फॉर्मूले की तीव्र आलोचना की। किसने? सावरकर ने। देसाई लियाकत समझौता। क्या है ये समझौता? अभी भी गतिरोध को दूर करने का प्रयास चल रहा था। इन्हीं प्रयासों के तहत केंद्रीय विधानमंडल में कांग्रेस ने नेता भूलाभाई देसाई, केंद्रीय विधानमंडल में ही मुस्लिम लीग के उपनेता लियाकत अली खान से मिलने और दोनों ने मिलकर के केंद्र में अंतरिम सरकार के गठन के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। भूलाभाई देसाई केंद्रीय विधानमंडल में ही मुस्लिम लीग के उपनेता जो थे लियाकत अली खान, उससे मिले और दोनों ने मिलकर के केंद्र में अंतरिम सरकार के गठन के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया। इस प्रस्ताव में प्रावधान था कि अंतरिम सरकार में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों केंद्रीय विधानमंडल से अपने समान सदस्यों को मनोनीत करेंगे। सदस्यों में 20% स्थान अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षित होंगे, लेकिन इस समझौते प्रस्ताव के द्वारा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में कोई भी सहमति होने की बात तो दूर रही, दोनों के बीच में मतभेद और गहरे हो गए। बाद के वर्षों में इस मतभेद का व्यापक प्रभाव हुआ और विभाजन की धारा और पुष्ट हो गई। तो ये थी समझौता देसाई और लियाकत की। वेवेल योजना के बारे में समझते हैं। वैसे तो मई 1945 में यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति की अवस्था में पहुंच चुका था, लेकिन भारत में जापान के आक्रमण का भय अभी भी बना हुआ था। ब्रिटेन में चर्चिल के नेतृत्व में रूढ़िवादी सरकार ये चाहती थी कि भारत में संवैधानिक प्रश्न को किसी भी तरह हल किया जाए। इसलिए वायसराय लॉर्ड वेवेल से ये कहा गया कि वो इस संबंध में भारत के नेताओं से विचार विमर्श कर समझौते का प्रयास करें। जून 1945 में सभी कांग्रेसी नेताओं को जेल से रिहा कर दिया गया। आगे, सरकार समस्या के समाधान के लिए क्यों तत्पर थी? सरकार समस्या के समाधान के लिए क्यों तत्पर थी? 1945 के मध्य में इंग्लैंड में चुनाव आयोजित होने वाली थी। क्या मंशा थी सरकार की? 1945 के बीच में इंग्लैंड में चुनाव आयोजित होने वाली थी। रूढ़िवादी ये प्रदर्शित करना चाहती थी कि वे समस्या के समाधान के लिए गंभीर हैं। विभिन्न राष्ट्रों की ओर से ब्रिटेन पर लगातार ये दबाव डाला जा रहा था कि वो भारत का समर्थन प्राप्त करे। सरकार भारतीयों की ऊर्जा को ऐसी दिशा में मोड़ना चाहती थी जहां वो अंग्रेजों के लिए लाभदायक हो सके। तो ये सरकार की मंशा थी, इसलिए वो समस्या के समाधान के लिए तत्पर थी। योजना क्या थी? सरकार की ओर से जब तक नया संविधान ना बने, वायसराय की कार्यकारिणी के पुनर्गठन का प्रस्ताव पेश किया गया। इसी उद्देश्य से वायसराय लॉर्ड वेवेल ने जून 1945 में शिमला में एक सम्मेलन बुलाया, जिसमें कि कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अन्य लोगों ने भाग लिया। वेवेल योजना के मुख्य प्रावधान थे: अपवाद स्वरूप गवर्नर जनरल एवं कमांडर इन चीफ को छोड़कर गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सभी सदस्य भारतीय होंगे। परिषद में हिंदू एवं मुस्लिम की संख्या बराबर रखी जाएगी। पुनर्गठित परिषद 1945 के अधिनियम के ढांचे के तहत अंतरिम सरकार के रूप में कार्य करेगी। और वैसे तो गवर्नर जनरल की जो निषेधाधिकार था यानी वीटो पावर समाप्त नहीं किया जाएगा, लेकिन उसका प्रयोग करना आवश्यक नहीं होगा। राजनीतिक दलों की एक संयुक्त सभा आहूत की जाएगी ताकि कार्यकारिणी की नियुक्ति के लिए एक सर्वसम्मत सूची प्रस्तुत की जा सके। लेकिन यदि इस मामले पर आम सहमति ना बन सके तो इस कार्य के लिए पृथक पृथक सूचियाँ प्रस्तुत की जाएगी, अलग अलग सूचियाँ बनाई जाएगी। इस बात की पूरी संभावना रखी गई कि जैसे ही युद्ध में ब्रिटेन को निर्णायक विजय प्राप्त होती है, नए संविधान के निर्माण में आवश्यक प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। तो ये थी इस योजना का प्रावधान। ठीक है। मुस्लिम लीग की क्या प्रतिक्रिया हुई? मुस्लिम लीग ये चाहती थी कि लीग को ही समस्त मुसलमानों का प्रतिनिधि माना जाए और वायसराय की सूची में मुस्लिम लीग से बाहर का कोई भी मुसलमान नहीं होना चाहिए।
लीग को इस बात का भय था कि अल्पसंख्यक वर्ग में अनुसूचित जातियां, सिख और ईसाइयों इत्यादि के प्रतिनिधि होने थे, जिसमें कि प्रस्तावित कार्यकारिणी में मुसलमानों की संख्या केवल 1/3 रह जाएगी। इससे भी महत्वपूर्ण बात ये थी कि पंजाब के संघवादी दल के मलिक खिजर हयात खां, जो मुस्लिम लीग के नहीं थे, वेविल उन्हें कार्यकारिणी में रखना चाहते थे। ठीक है, तो ये चीज़ें थी लीग के पास। कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया हुई? कांग्रेस ने ये कहकर के वेविल योजना का विरोध किया कि इसका प्रयास है कि कांग्रेस की छवि विशुद्ध स्वर्ण हिंदू दल की बनकर रह जाए। इसके अतिरिक्त कांग्रेस ने ये मांग भी रखी थी कि उसे ये अधिकार दिया जाए कि वो अपने सदस्यों के मनोनयन में सभी संप्रदाय के सदस्यों को मनोनीत कर सके। ठीक है, वेविल की क्या भूल थी? वेविल द्वारा शिमला सम्मेलन में असफल वेविल के द्वारा शिमला सम्मेलन को असफल कहकर समाप्त कर दिए जाने से मुस्लिम लीग की स्थिति मजबूत हो गई। इससे लीग और सुदृढ़ होकर के उभरी, जिसका प्रमाण 1945-46 के चुनावों से मिल गया था। इसका प्रमाण वेविल के कदम से जिन्ना की स्थिति में भी अत्यधिक सुधार आया और उसने क्या किया, ब्रिटेन के चर्चिल के नेतृत्व वाली रूढ़िवादी सरकार के मुखौटे को अनावृत कर दिया। तो ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब इसमें हम सारांश देखते हैं कि हमने क्या क्या इस चैप्टर में जाना। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में हमने जाना, आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया, क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव में भारतीय मांगों को पूरा करने के लिए सरकारी इच्छा शक्ति का अभाव, युद्ध के समय उत्पन्न कठिनाइयों से उपजा जन असंतोष को हमने समझा, ब्रिटेन में अपराजयता का भ्रम टूटना, संभावित जापानी आक्रमण के मद्देनज़र भारतीय नेताओं की जनता को तैयार करने की अभिलाषा। और क्या हमने इसमें पढ़ा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी बम्बई 8 अगस्त 1942 को। बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। 9 अगस्त 1942 सभी प्रमुख कांग्रेसी नेता गिरफ्तार कर लिए गए। इस दिन मुख्य गतिविधियां क्या क्या हुई, जन विद्रोह और प्रदर्शन पर उतारू, मुख्यतः पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और मुख्यतः सरकारी भवनों एवं प्रतीकों पर आक्रमण हुआ। आंदोलनकारियों को समुचित नेतृत्व प्रदान करने के लिए कुछ नेताओं की भूमिगत गतिविधियां हुई। बलिया, तामलुक और सतारा में समानांतर सरकारों का गठन हुआ। समाज के विभिन्न वर्ग जिन्होंने आंदोलन में सक्रियता से भाग लिया था, युवा, महिलाएं, श्रमिक, किसान, सरकारी सेवक और साम्यवादी थे। फरवरी 1943 में गांधी जी ने आमरण अनशन प्रारंभ कर दी। इसमें 21 दिनों का उपवास किया उन्होंने। 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस मनाया गया। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज का 2 चरण हुआ, पहला और दूसरा चरण। क्या क्या उसमें हुआ हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला क्या था वो भी हम लोगों ने जान लिया। मार्च 1944 में आया, जिसमें मुस्लिम लीग को तुरंत भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन करना चाहिए और अंतरिम सरकार को सहयोग प्रदान करना चाहिए। युद्ध के उपरांत मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्रों में आत्मनिर्धारण का अधिकार प्रदान किया जाए। देश के विभाजन की स्थिति में रक्षा, वाणिज्य एवं दूरसंचार इत्यादि मुद्दों का संचालन एक ही केंद्र में किया जाए, यानी कॉमन सेंटर में। जिन्ना ने फॉर्मूले को अस्वीकार कर दिया, राजगोपालाचारी फॉर्मूला को, क्योंकि वो चाहते थे कि कांग्रेस द्विराष्ट्र सिद्धांत को स्वीकार कर ले। देसाई लियाकत समझौता को हमने समझा, जिसमें कि केंद्रीय कार्यकारिणी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों का समान प्रतिनिधित्व हो। 20% स्थान अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित किया जाए। वेविल योजना हमने जाना, शिमला सम्मेलन हुआ, शिमला सम्मेलन बुलाई गई थी 1945 में जून में। अपवाद स्वरूप गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ को छोड़कर के गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सभी सदस्य भारतीय होंगे। परिषद में हिंदू और मुस्लिम की संख्या बराबर रखी जाएगी। मुस्लिम लीग ने शर्त रखा कि परिषद के सभी मुसलमानों का मनोनयन वो स्वयं करेगी और उन्हें कार्यकारिणी परिषद में सांप्रदायिक निषेधाधिकार की मांग की। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि वेविल योजना उसे विशुद्ध सवर्ण हिंदू दल घोषित करने का प्रयास किया। और वेविल की क्या भूल थी वो भी सारी चीज़ें हम लोग ने समझ लिया है। तो इस सेशन में बस इतना ही। अगले सेशन में हम लोग और स्पेक्ट्रम के जितने भी बचे हुए अध्याय हैं, और ये यूनिट 8 चल रहा है जिसमें कि सारे अध्याय को हम लोग कवर कर रहे हैं। इसके बाद यूनिट 9 और यूनिट 10 को कवर करेंगे, जिसके बाद आपका पूरा स्पेक्ट्रम कम्प्लीटली कवर हो जाएगा। और जिसका एक प्लेलिस्ट क्रिएट किया गया है, उसमें सारे आप बैक टू बैक पूरे स्पेक्ट्रम को कवर कर सकते हैं, जो प्री और मेंस दोनों के लिए मॉडर्न हिस्ट्री के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा। इसको पढ़ने के बाद मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको एक बहुत अच्छी चीज़ें तैयार हो जाएगी, और इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री आपका कम्प्लीटली कवर हो जाएगा। तो सेशन बस इतना ही। बाय, थैंक यू सो मच।